मैं चला सरकार गिराने। हाँ भाई, जितने भी गोला बारूद कट्टा दुनाली है सब चीज़ लेकर के आ जाओ। दिखा देंगे आज इनको कि हम क्या हैं। सो हेलो एवरीवन, आज जानते हैं कि नक्सलिज्म क्या है। नक्सलिज्म की शुरुआत नक्सलबाड़ी गांव, जो कि दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, वहां से हुई थी। इस मूवमेंट की शुरुआत चारू मजुमदार और कानू सान्याल ने की थी। तो जानते हैं कि नक्सल्स कौन होते हैं। तो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल चार्ट है। इसमें कम्युनिज्म और एनार्किज्म के बीच में एक पॉइंट आता है जिसको बोला जाता है फार लेफ्ट और नक्सलिज्म। ये लोग माओ जेडोंग, जो कि एक चाइनीज़ रिवॉल्यूशनरी लीडर थे, उसके फॉलोअर्स हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करने वालों का मानना है कि पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन। इनका कहना है कि सरकार सिर्फ बंदूक की नोक पर चलती है। ये लोग सरकार को कैप्चर करना चाहते हैं वायलेंस के दम पर। ये लोग पैरामिलिट्री और पुलिस पर हमला करते आ रहे हैं। माओइज्म आज एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट नहीं है, पर फिर भी माओइस्ट डर का माहौल पैदा कर रहे हैं ट्राइबल्स के बीच में। 1969 वो समय था जब सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट की फॉर्मेशन हुई थी। ये माओवादी आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। देखते ही देखते ये मूवमेंट वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और यहाँ तक कि कर्नाटका तक में फैल गया। माओवादी आइडियोलॉजी को नक्सल्स ने आदिवासी, छोटे किसान और उन कम्युनिटीज़ के बीच में फैलाया जो सरकार और समाज से डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे। साल 1971 में पुलिस और मिलिट्री की मदद से सरकार ने नक्सल अफेक्टेड एरियाज पर अटैक किया और चारू मजुमदार को पकड़ लिया गया, पर वो मर गया पुलिस कस्टडी में। 1975 जब देश में इमरजेंसी लगी थी, तब 40,000 नक्सल्स को जेल के अंदर कर दिया गया। पर जैसे ही इमरजेंसी हटी, ये मूवमेंट और ज्यादा वॉयलेंट रूप से आ गया। आंध्र प्रदेश में CPI-ML पीपल्स वॉर ग्रुप बन गया, PWG जिसे कहा जाता है। और बिहार में एक माओइस्ट कम्युनिटी सेंटर खुला जिसको MCCI बोला जाता है। इन्होंने बहुत सारे पुलिस वालों और मिलिट्री के जवानों को शहीद किया। बाद में PWG और MCCI ने मर्ज होकर के CPI माओइस्ट की फॉर्मेशन की। नक्सल्स ने आज तक ये रेड कॉरिडोर बनाया हुआ है। ये लोग जो भी मिनरल रिच रीजन है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का जो मिनरल रिच रीजन है, इसमें डेवलपमेंट होने ही नहीं देते। ये लोग लोकल पंचायत लीडर्स को मजबूर करते हैं रिजाइन करने के लिए और अपनी ही छोटी सरकार और जन अदालत चलाते हैं। जो हिंदुस्तान के बैकबोन है ट्राइबल्स, इन्होंने भील और गोंड ट्राइब्स, जो कि गोल्डन कॉरिडोर यानी कि ये रीजन इसमें पाई जाती है, इनके साथ भी मिलने की कोशिश की, पर इन्होंने सीधा सीधा इनको मना कर दिया। इतने खतरनाक है कि इन्होंने CRPF के जवान, पुलिस, हाई लेवल पॉलिटिशियंस और सिविलियंस तक को मारा हुआ है। ये लोग अक्सर पुलिस स्टेशन, रेलवेज, रोडवेज और पावर स्टेशंस पर अटैक करते हैं। और जब भी इस रीजन में कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होता है तो ये हफ्ता वसूलने आ जाते हैं। ये लोग डेवलपमेंट के सख्त खिलाफ हैं। इनकी अपनी ही एक प्रोपोगेंडा मशीनरी है जो कि आपको हर शहर में मिल जाएगी। जैसे ही माओइस्ट्स के आतंक के खिलाफ कुछ होता है तो ये अपना रोना शुरू कर देते हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर के। पर जब ये मासूम लोगों को मारते हैं तब सब कोई शांत। इतना ही नहीं, ये लोग नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर के टेररिस्ट्स के साथ भी अच्छी खासी दोस्ती रखते हैं। इनको गन्स और अदर वेपन्स इन्हीं टेररिस्ट से इलीगली मिलते हैं। अब सोचने वाली बात है कि इनको पैसा कहाँ से आता है। ये लोग एक्सटॉर्शन यानी कि वसूली करके पैसा कमाते हैं। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये ऐसे रीजन है जहाँ पे कोल, मैंगनीज, बॉक्साइट बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इधर पैसे भी हैं रिच एंड इंडस्ट्रियल क्लासेस के पास। अब इतना सुनने के बाद कुछ लोग कहेंगे कि नक्सलिस्ट तो गरीबों के मसीहा हैं। बिल्कुल नहीं, ये लोग गरीबों के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं। इन्हें तो बस पॉलिटिकल पावर चाहिए, वो भी वायलेंस के दम पर। ये लोगों को गरीब रखना चाह रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर गरीब खत्म हो गए तो इनको सुनने वाला कोई नहीं बचेगा। ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन को रोड बनाने और पावर सप्लाई पहुंचने ही नहीं देते। अब जरा सोचते हैं कि ऐसी आइडियोलॉजी इतनी आगे कैसे बढ़ी है। ये लोग सोसाइटी के कमज़ोर सेक्शन को टारगेट करते हैं। कमज़ोर से मेरा मतलब है जो अनएम्प्लॉयड है,
जो गरीब है, जिसके पास एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, जिनके राइट्स का अक्सर वायलेशन किया जाता है, जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जिनकी डिग्निटी को हर्ट किया जाता है। अब ट्राइबल्स का जल जंगल ज़मीन यानी कि ट्राइबल्स का जंगल के साथ एक अलग ही रिश्ता होता है। उनसे इन्हें दूर किया जा रहा है। इनसे इनकी ज़मीन तो ले ली जाती है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, पर इनको सही ज़मीन नहीं दी जाती या उसका जो मुआवजा है वो सही नहीं दिया जाता। अगर देखा जाए तो एक कल्प्रिट सरकार भी है। क्यों? क्योंकि जो भी स्कीम्स यहाँ लाई जाती है उसमें या तो करप्शन हो जाता है या वहाँ के सरकारी कर्मचारी इतने आलसी हैं कि जो काम उन्हें करना चाहिए वो करने में पता नहीं कितने दिन लगा देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का पूरा पुअर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो नक्सलिज्म सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है, ये रिजल्ट है अंडर डेवलपमेंट का। ये ज़्यादा सोचने वाली बात रही ही नहीं कि नक्सलिज्म ट्राइबल एरियाज में इतना ज़्यादा क्यों है, ये गुजरात के मार्केट्स में क्यों नहीं है, ये पंजाब के खेतों में क्यों नहीं है, ये गुड़गांव हैदराबाद जैसे इलाकों के आईटी पार्क्स में क्यों नहीं है। क्योंकि इन एरियाज में डेवलपमेंट है। जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ गरीबी है, जहाँ डिस्क्रिमिनेशन है, वहां पर नक्सल्स का होना आम बात है। तो क्या करें, हम चलते हैं एक एक करके सारे के सारे नक्सल लीडर्स को मारना शुरू करते हैं। पर इससे क्या ही हो जाएगा, फिर नए लीडर्स आ जाएंगे। नक्सल्स को खत्म करने से ज्यादा जरूरी है नक्सलिज्म की वजह को खत्म करना। एक बार लड़ने की वजह खत्म हो जाएगी तो लड़ाई तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। किसको शांति पसंद नहीं है, पर हमें इतना भी पता है कि नक्सल्स ये सब इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। इसलिए शुरुआत में पुलिस और सीआरपीएफ को मिल करके एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा, जिससे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बीच में कोई तंग ना कर पाए। गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा कि वो उधर रह रहे लोगों को भरोसा दिलाएं कि हम उनके साथ हैं। आखिरकार हम सब इंडियंस हैं, हम सबको आगे आना पड़ेगा और यूनिटी दिखानी पड़ेगी। और गुड न्यूज़ ये है कि नक्सलिज्म पिछले 10 से 15 सालों में बहुत कम हुआ है और ये कम होता जा रहा है। तो इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।